हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन वंस अगेन। तो यार आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वो चैप्टर जिसका आइडिया अभी तक मोस्टली बोर्ड्स वालों को, सारे नहीं, सीबीएसई और जो आपके डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनमें कई बोर्ड्स में आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का नामो निशान नहीं है। हल्का सा एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। आज लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर। वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपने सीयूईटी क्लासेस ज्वाइन करी, क्योंकि यार इन चैप्टर्स के अलावा आपका बोर्ड का ही आ रहा है सारा, तो ऑब्वियसली वो तो आपने कर ही रखा है। तो लेकिन ये चैप्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जब भी मैंने बच्चों को गाइड किया है सीयूईटी के लिए हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड, तो मैंने उनको यही बोला है कि 85% तक, इनफैक्ट 90% तक भी आपका बोर्ड का ही आने वाला है। लेकिन हम वो 10% भी क्यों छोड़े? एक बात बताइए, हम 10% क्यों छोड़े यार? ठीक है, मान लिया कि 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई आपको वो ये 10 क्वेश्चन आप इन चैप्टर्स के छोड़ दोगे। एनपीओ, रिडेम्पशन और डिवेंचर्स, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो आपने 12th में नहीं पढ़े हैं बोर्ड्स के लिए, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि वो 10 क्वेश्चन उन्हीं में से आ जाएंगे, बाकी के 40 आपको आते होंगे। नहीं नहीं नहीं। एंड बिलीव मी, ये जो चैप्टर्स है एनपीओ, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। ये निहायत ही आसान चैप्टर्स हैं और इनमें स्कोर करना कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बोर्ड्स वाले मटेरियल में। तो आई वुड एडवाइस अच्छे से फोकस करिएगा। और कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग बोलोगे यार ये तो ऐसे ही हवा बना रखा है इसका, तो ये तो कुछ भी नहीं है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मतलब जानते हैं हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एक्चुअली में होता क्या है। यार देखो, रिडेम्पशन रिडेम्पशन जो वर्ड है वो यूज होता है रीपेमेंट के लिए। व्हेनेवर वी रीपे द लोन, द फंड्स वी हैव रेज्ड, उसको हम रिडेम्पशन बोलते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये वो एक्सेट्रा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की, तो इट मींस रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। जितनी भी अमाउंट डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू है वो हम रीपे करेंगे। अब वो रीपेमेंट एट पार हो, एट प्रीमियम हो, वो आपने लास्ट क्लास में देख ही लिया इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में। बस वही कहानी है आपकी साथ। ठीक है, आप चाहे तो पार करो चाहे प्रीमियम करो, इसमें कोई इतना ज्यादा कोई बड़ी गेम नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो रिडेम्पशन का टाइम है वो दो हो सकता है। या तो एट मैच्योरिटी, जो कि पहले से डिसाइडेड होता है विद टर्म्स ऑफ इशू में, जब आप इशू करते हो उसमें डिसाइड होता है आपके कब डिवेंचर होल्डर को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका इस टाइम के बाद आपके डिवेंचर्स की रीपेमेंट हो जाएगी। वो फिक्स मैच्योरिटी होता ही हमें पता है डिवेंचर्स पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इररिडीमेबल डिवेंचर्स। तो एट मैच्योरिटी मतलब एक फिक्स पीरियड है और उसके बाद आप डिवेंचर्स की रीपेमेंट करते हो। और एक होता है बिफोर मैच्योरिटी। अच्छा, कंपनी अगर एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अलाउ करता है और उसने प्रोस्पेक्टस में पहले से मेंशन करा हुआ था कि कंपनी को अगर लगे कि उसको उसके बाद पैसा आ गया इनफ, तो वो टाइम से पहले भी आपके डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती है। ये पहले से टर्म्स ऑफ इशू में लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि उनको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया और भैया एकदम से बोलो जी हमारे पास पैसे आ गए हम आपकी पेमेंट कर रहे हैं। नहीं भाई, क्योंकि हर कोई बंदा अपना एक इन्वेस्टमेंट पीरियड लेकर बैठा होता है कि मैं इतने टाइम तक इसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो जब उसको वो उतने साल की डील मिल जाती है तो वो निश्चिंत हो जाता है। अब कंपनी एकदम से उठ के बोले जी हम तो पहले पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले अगर टर्म्स ऑफ इशू में लिखोगे तभी गेम है। ठीक है, अब चलते हैं रिडेम्पशंस आप कैसे कैसे कर सकते हो। व्हाट आर दी डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच यू कैन रिडीम, मतलब रीपेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो। एक तो सिंपल है भैया, पेमेंट कर दो, लमसम पेमेंट। ठीक है, वन शॉट में पेमेंट, वन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट। जैसे लमसम में इशू भी कर सकते हैं वैसे लमसम में हम हमारे रिडीम भी कर सकते हैं। तो व्हेन रिडेम्पशन इज मेड एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड बाय पेमेंट ऑफ अमाउंट इन सिंगल इंस्टॉलमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। अगेन सारी चीजें टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि टर्म्स ऑफ इशू जब आप डिवेंचर देते हो तो एक एग्रीमेंट होता है कि भैया तुम हमें पैसा दे रहे हो, हम तुम्हें डिवेंचर दे रहे हैं, ये एक एग्रीमेंट है। तो अगर उस एग्रीमेंट की कोई भी कंडीशन, कोई भी कंस्ट्रेंट जो है वो ब्रीच हो जाता है तो फिर कंपनी पे केस हो सकता है। तो इसीलिए टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के और टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंग ही सारी गेम होनी चाहिए। अगला होता है रिडेम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो है, इसको आप इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि कंपनी बेसिकली क्या है कि सभी डिवेंचर्स की एक साथ पेमेंट नहीं करती है। वो क्या करती है, वो लॉट्स निकालती है। जैसे वो लॉटरी सिस्टम होता है ना, ठीक है, वो लॉटरी निकाली जाती है, वो बॉल वाली या कोई ऐसा कोई नंबर निकाला जाता है। ऐसे ही कंपनी, क्योंकि हर एक डिवेंचर का एक सीरियल नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है उसका, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर।
तो अब कंपनी क्या करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट लॉट्स निकालती है, तो जिसका वो नंबर आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको पता हो, हमारा यही सिस्टम चलता है, सेम आपका कमेटी, कमेटी सुनिए कभी, घर पे हम मिडिल क्लास वाले या रिच पीपल भी कमेटी डालते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि भैया जिसका नाम आ गया उसकी कमेटी निकल गई, ऐसा वाला। तो ऐसे ही इसमें होता है, कंपनी जो है लॉट्स निकालती है और जिसका सीरियल नंबर आ जाता है उसके डिवेंचर्स की रिडेम्पशन होती है। तो इन दिस मेथड अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ डिवेंचर्स आर रिडीम्ड ईच ईयर। द डिवेंचर फॉर विच रीपेमेंट इज टू बी मेड इज सिलेक्टेड बाय ड्रॉ ऑफ लॉट। तो जिसका नंबर आ जाएगा, जिसका सीरियल नंबर आ जाएगा, उसकी रीपेमेंट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ऐसे कंपनी धीरे 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 करके अपने सारे जो डेट है, डिवेंचर्स है, उनको रिडीम कर देती है। तीसरा मेथड आता है आपका रिडेम्पशन बाय परचेजेस इन ओपन मार्केट। रिडेम्पशन बाय परचेजेस इन ओपन मार्केट, ठीक है। तो ओपन मार्केट का मतलब हो गया आपका कि भैया कंपनी अपने ही डिवेंचर, देखो अब कोई अगर इन्वेस्टर कंपनी के डिवेंचर्स खरीदता है तो वो जरूर ना जरूर किसी टाइम पे जाकर कंपनी के उन डिवेंचर्स को सेल करने की कोशिश करेगा ओपन मार्केट में, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में। और होता है ऐसा, कई बार होता है, उसको पैसों की जरूरत पड़ती नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक डिवेंचर होल्डर करेगा, बट जिसको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, या कुछ ऐसा, तो वो मिल जाते हैं। तो कंपनी को जब भी ऐसा पता चलता है ना यार कि ऐसा कोई बंदा हमारे डिवेंचर्स बेचने को आया हुआ है मार्केट में और कंपनी के पास पैसे भी है, तो वो खुद अपने डिवेंचर मार्केट में जाके खरीद लेती है। इसको बोलते हैं परचेजिंग ऑफ ओन डिवेंचर्स इन ओपन मार्केट। तो रिडेम्पशन हो गई एक तरीके से, अपने ही डिवेंचर्स अपने पास आ गए। तो इफ आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ऑथराइज, इट में परचेज इट्स ओन डिवेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। अगेन एओए अगर प्रिस्क्राइब करता है, उन्होंने मेंशन करवा रखा है तभी, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात यह है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वैसे तो रिडेम्पशन आपकी डिस्काउंट पे नहीं होती है, या तो पार पे होगी या प्रीमियम पे होगी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इस वाले मेथड में हो सकती है कि अगर उसको अर्जेंट पैसों की जरूरत हुई इन्वेस्टर को, तो वो सस्ते में बेचने को तैयार है, इसमें कंपनी का फायदा हो सकता है। इसलिए काफी कंपनीज ये भी, इसके लिए भी लुकआउट पे रहती हैं, यार किसी कोई तो आया होगा मार्केट में बेचने को, जितना डिस्काउंट, जितना पैसा बच रहा है बचा लो, ठीक है। और लास्ट मेथड होता है आपका रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। इसमें आप क्या करते हो, इसमें कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को ऑफर करती है कि आपके डिवेंचर्स को हम पैसा ना देकर इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या डिवेंचर्स ऑफ न्यू कैटेगरी, या डिवेंचर्स ऑफ न्यू कैटेगरी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दिस मेथड डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग इनटू आइदर शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ न्यू कैटेगरी। अच्छा, ये भी या तो पार्शली होगा या फुली, या तो सारे डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया जाएगा या कुछ परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया जाएगा, जिनको हम पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी में डालते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में, सॉरी फर्स्ट क्लास में डिवेंचर्स की पढ़ा भी था, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक जो आता है वो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सोर्सेज ऑफ। एक तो ये वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसे कैसे आप रिडीम कर सकते हो। दूसरा, भैया पैसा कहां से लाए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए, सोर्स कहां से उठाए। तो एक होता है रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में क्या होता है कि आपको कोई डीआरआर नहीं बनाना होता, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अगेन अगर आपने अपनी टर्म्स ऑफ इशू में लिखा था कि इसकी जो रीपेमेंट आउट ऑफ कैपिटल होगी, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है या तो कंपनी शेयर इशू कर रही है अपने डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, कहीं और से पैसा उठा रही है, लेकिन वो प्रॉफिट्स को सेट असाइड नहीं कर रही है। तो व्हेन अ कंपनी हैज नॉट यूज इट्स रिजर्व, वो अपने रिजर्व को यूज नहीं कर रही है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इट इज कॉल्ड रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। और इस केस में जब भी वो आउट ऑफ कैपिटल होते हैं तो कोई भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है, कंपनी को कोई भी डीआरआर बनाने की। और व्हाट इज डीआरआर, अभी आएंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा सब्र रखो, अभी मैंने थोड़ा सा आपको क्यूरियस कर दिया डीआरआर छोड़कर, अब डीआरआर के बारे में भी बताऊंगा, पेशेंस रखो, ठीक है। तो कंपनी को कोई डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। अगला आता है रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। जब कंपनी ने अपनी टर्म्स ऑफ इशू में लिखा कि हम तो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको डीआरआर बनाने की जरूरत होती है। तो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस दैट फुल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर्ड टू डीआरआर फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कमेंसेस। तो इस केस में आपको 100% डीआरआर जो है वो बनाना होता है। कितना होता है, 100% डीआरआर जो है वो बनाना होता है, ठीक है। मतलब 100% किसका, 100% होता है जितना आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, जितनी अमाउंट की उनकी फेस वैल्यू के, उतना आपको प्रॉफिट को सेट असाइड करना पड़ेगा एक अलग से, एक स्पेसिफिक रिजर्व में, जिसका नाम होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व स्पेसिफिकली बनाया जाता है डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, और ये किसी भी और चीज के लिए यूज नहीं हो सकता है। और ये रिजर्व जो है ये बनाया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट से।
डिविजिबल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं विच इज अवेलेबल टू फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट्स इज जिसमें से हम डिविडेंड दे सकते हैं, आउट ऑफ विच डिविडेंड इज पेबल। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका एसपीआर तो नहीं हुआ, क्योंकि एसपीआर से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व, आपका सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ पीनल, बस यही मेजर आपको दिखते हैं। अगला होता है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो पार्शियल आउट ऑफ कैपिटल, पार्शियल आउट ऑफ प्रॉफिट, इसमें कंपनी दोनों, मतलब इसमें 0 और 100, मतलब उनके बीच में, दैट इज 10% डीआरआर बनाती है। कितना डीआरआर बनाती है? 10% डीआरआर बनाती है। ठीक है, मतलब 90% वो आउट ऑफ कैपिटल कर रही है, 10% आउट ऑफ प्रॉफिट कर रही है। और क्वेश्चन में कुछ जब गिवन नहीं होता है तो आप यही एज्यूम करते हो कि वो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट है। So when nothing is mentioned in question, and nothing is mentioned, तो ये वाला केस फॉलो होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे डीआरआर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये कहानी है क्या? तो सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 71 पूरा डिवेंचर्स के बारे में है, और उसी के सब सेक्शन 4 में लिखा हुआ है डीआरआर के बारे में। और ये बोला गया है कि कंपनी जब भी प्रॉफिट्स में से अपने डिवेंचर्स को रिडीम करेगी तो उसे एक स्पेशल रिजर्व बनाना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को सेट असाइड करके, जिसको बोलते हैं डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, और ये जो अमाउंट है ये आप किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट रिडेम्पशन। ठीक है, अमाउंट उसमें नहीं बताई है, अमाउंट बताई गई है रूल 18 सबसेक्शन 7 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। आपको सेक्शन इतने याद नहीं करने, एक बार को दिमाग में रख लोगे तो वेल एंड गुड, थोड़ा सेफ साइड पे आ जाओगे। ठीक है, ये याद नहीं करना कि 18 के सबसेक्शन 7 में दिया हुआ है डिबेंचर शेयर रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है रिक्वायर एवरी कंपनी टू क्रिएट डीआरआर ऑन अमाउंट इक्वल टू 10%। जब ये शुरू में आया था 2014 में 50% डीआरआर था, 50 को कम करके किया गया 25, और 25 को कर दिया 10 2019 में। 2019 के बजट में दो मेजर चेंजेस आए थे। कंपनीज को बोल दिया कि आपको 25% से सिर्फ 10% ही डीआरआर बनाना है। ठीक है, क्योंकि यार 25% बहुत ज्यादा हो जाता है यार। ठीक है, 50% तो उससे भी ज्यादा था। थोड़ा सा रिजिड ना होकर कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए 10% कर दिया। और दूसरा, ये जो आप अभी एग्जाम्शन पढ़ने जा रहे हो ना कि किस किस कंपनी को डीआरआर नहीं बनाने, तो ये पहले 3 ही थे। इसमें कंपनीज को हो डाला गया, लिस्टेड कंपनीज को डाला गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को डाला गया। ठीक है, तो इसलिए आप रूल्स 2014 में इसको नहीं देखोगे। अगर अमेंडमेंट वाले रूल देख रहे हो तो आप देखो। तो एग्जेम्पशन मतलब कि किस किस को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लो, सिर्फ 10%। कई बच्चों के आज भी मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सर 25% है, 50% है, 10% है। तो आज आप दिमाग में डाल लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 10% है। कितना है? 10%। डीआरआर 10% है। और किन किन कंपनीज को डीआरआर नहीं बनाना, इन बातों का याद रखना। ये 6 की 6 चीजें याद कर लेना, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं दिया होगा, वो ऐसे दे देगा HDFC करके, वो दे देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी रिडीमिंग इट्स डिवेंचर्स, तो उसने स्पेसिफिक नहीं दिया। अगर ऐसे में वो बोल दे डीआरआर कितना बनाएंगे, तो इसमें होगा नो डीआरआर, क्योंकि बैंकिंग कंपनीज को मना किया हुआ है। एनबीएफसी क्या होती है? आपकी एनबीएफसी होगी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो रजिस्टर्ड विद आरबीआई है, आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, AIFS, ठीक है, या AIFI। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग कंपनी, जितने भी बैंक्स हो गए आपके, उसके अलावा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो ऐसी कंपनी है पब्लिक लेवल पे और फाइनेंसिंग का उनका मेजर काम है एज पर सेक्शन 272 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जितनी भी रजिस्टर्ड है विद नेशनल हाउसिंग बैंक एंड अदर लिस्टेड कंपनीज। एक प्रॉपर लॉजिक के साथ इनको एग्जेम्प्ट किया गया है, क्योंकि इनके प्रॉफिट बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होते हैं। ठीक है, और इनको पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है डिवेंचर्स की, तो इनके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पशन कर दिया कि चलो भाई आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, जहां पर क्वेश्चन में आप लिस्टेड वर्ड देख लो, जहां पर भी क्वेश्चन में लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड लिख दो, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज,
किसी भी एक रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, एनी वन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वो लिस्टेड कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो जितनी जहां पर भी आप क्वेश्चन में लिस्टेड कंपनी देख लो, तो बस समझ जाना कि भैया लिस्टेड कंपनी मतलब नो डीआरआर, सिंपल है, नो डीआरआर। तो 6 टाइप की कंपनीज है, आई रिपीट, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, एआईएफआई रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, पब्लिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड अदर लिस्टेड कंपनीज। ये जितनी भी हैं आपकी, ये सारी एग्जेम्प्टेड है। तो ये होता है आपके डीआरआर का कंसेप्ट। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसके हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें दिमाग में रखने की जरूरत है। जैसे सबसे पहली बात, डीआरआर सिर्फ उन्हीं डिबेंचर्स के लिए बनाए जाते हैं जो नॉन कन्वर्टेबल है। अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है उनके लिए नो डीआरआर, क्योंकि पेमेंट करनी ही नहीं है हमें। अगला, अनलिस्टेड कंपनीज को डीआरआर 10% बढ़ाना होता है ऑन नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, टोटल नहीं, सिर्फ आउटस्टैंडिंग और फेस वैल्यू, इशू प्राइस नहीं, इशू प्राइस नहीं, 100 का मतलब 100, ठीक है जी। अगर वो प्रीमियम पे भी रिडीम कर रहा है तो नॉमिनल फेस वैल्यू उसकी वही रहती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। When debentures are to be redeemed purely out of profit, तो आपको 100%, जब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक दे दे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये क्वेश्चन में बहुत वेरी रहना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त बी वेरी ऑफ दिस थिंग कि यार कहीं उसने कहीं पर ये 3 शब्द आउट ऑफ प्रॉफिट तो नहीं लिख दिए, क्योंकि जहां पर आउट ऑफ प्रॉफिट लिख दिए वहां पर 100%, जहां पर आउट ऑफ कैपिटल लिख दिए वहां पर नो डीआरआर, ठीक है। उसके बाद नो अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू डीआरआर व्हेन डिबेंचर्स आर टू बी फुली कन्वर्टेबल इनटू शेयर। तो कोई अमाउंट आपको डीआरआर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। अगर पार्शली कन्वर्टेबल है तो डीआरआर सिर्फ आप आउटस्टैंडिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल वाला पार्ट बनाओगे। मतलब अगर आप 10 लाख के डिबेंचर जो है रिडीम कर रहे हो, जिसमें से 6 लाख के नॉन कन्वर्टेबल है, 4 लाख के कन्वर्टेबल है, तो वो जो 6 लाख का नॉन कन्वर्टेबल है उसका 10% आप बनाओगे, ठीक है। फर्स्ट इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ सरप्लस, पहले आपको सरप्लस यूटिलाइज करना है। उसके बाद अगर कोई पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा है तो उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड देन उसके बाद जनरल रिजर्व। तो हम जितना भी बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से बनाने वाले हैं, ठीक है, और हम कहीं से नहीं बनाने वाले। एंड लास्ट आ जाता है आपका पॉइंट, डीआरआर जो है वो शेयर होल्डर्स फंड अंडर रिजर्व एंड सरप्लस दिखाया जाता है। अच्छा, ये बनाते कब है, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर, ये बात याद रखना, 31 मार्च ऑफ प्रीवियस, जिस ईयर में रिडीम कर रहे हो उससे पहले वाले अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट डेट पे हम डीआरआर बनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है डीआरआई, ठीक है। डीआरआई क्या होता है, चलिए, डीआरआई डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखो, आप अपना प्रॉफिट तो सेट असाइड कर रहे हो, वो रिजर्व तो बना रहे हो, लेकिन प्रॉफिट सेट असाइड करने का मतलब क्या ये थोड़ी ना होता है कि आप के पास पैसा भी उतना होगा। प्रॉफिट डज नॉट मीन कि आपके पास इक्विवेलेंट पैसा भी आया होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सारी चीजें दिमाग में रखते हुए कंपनीज एक्ट में ये भी बोला है कि आपको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करना है, ठीक है। जो अभी मैं रूल 18 उसका सब सेक्शन 7 बोल रहा था, ठीक है, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014, उसी के सब सेक्शन सी में, पार्ट सी में ये दिया हुआ है कि हर कंपनी जो डीआरआर बनाएगी उसको 30th अप्रैल ऑफ द ईयर, 30th अप्रैल ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में उसको 15%, डीआरआर 10% था, ये कितना है 15% ऑफ द डिबेंचर्स जो वो उस अकाउंटिंग पीरियड में रिडीम करने की सोच रही है, जो उसको रिडीम करना है, ये बात याद रखना, ठीक है। ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं, ऑफ 15% ऑफ ओनली द डिबेंचर्स मैच्योरिंग फॉर पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड अगर मैं देखूं उसमें 2021-22, तो ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च 2022 को, ठीक है, 21-22 वाला। तो इसमें आपको 30th अप्रैल 2021 को उतना आपको डीआरआई करना है जितना आप इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 21-22, मतलब नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च 2022 अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, तब तक आप कितने के डिबेंचर्स जो है रिडीम कर रहे हो उसकी नॉमिनल वैल्यू का 15%,
ठीक है, वो आपको उसका उतना डीआरआई करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना पड़ता है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है जो भी शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक पूरा लिस्ट में लिखे हुए हैं आरबीआई एक्ट में, ठीक है जी। तो इन डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल्ड बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन in encumbered securities of central or any state government and unencumbered securities mentioned in clause ये, मतलब इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना ऑनेस्टली मैं बताऊं, बस फिर भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है। एडू कैप्टन के बच्चे हो तो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिमाग में रखनी है कि ये सारी सिक्योरिटीज हैं, बट लॉजिक यही है कि इनमें ये सेफ रहती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सारी सेफ रहती हैं, इसीलिए ये बोला गया। अच्छा, कंपनीज जिनको डीआरआई करने की जरूरत नहीं है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला हो गया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जितने भी ऑल इंडिया, ये सेम आप इनको ना तो डीआरआर बनाना है ना डीआरआई बनाना है। जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं, जितनी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको डीआरआई करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स लिस्टेड कंपनी या फिर हाउसिंग कंपनीज, ठीक है जी, या फिर एनबीएफसी, ये तीनों को डीआरआर नहीं बनाना, लेकिन डीआरआई तो बनाना है, ठीक है जी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डीआरआर और डीआरआई। आपका सबसे पहला एनबीएफसी, ये डीआरआर नहीं बनाना, डीआरआई करना है। लिस्टेड कंपनीज, कोई भी अदर लिस्टेड कंपनी है, डीआरआर नहीं करना, डीआरआई करना है। उसके अलावा हाउसिंग कंपनीज, तो हाउसिंग कंपनीज को भी डीआरआर नहीं करना, डीआरआई करना है, 15% करना है। इन तीन कंपनीज को ना तो डीआरआर है ना तो डीआरआई है। और जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनको तो डीआरआर भी है और डीआरआई भी है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है अनलिस्टेड का आता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। आउट ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ कैपिटल है कि वो है, दोनों है। अगर कुछ नहीं दिया तो दोनों मानोगे, 10% डीआरआर बनाना है। फिर देखोगे कहीं लिस्टेड कंपनी और ये एग्जाम्पशन में तो नहीं कुछ दे दिया। अगर इन तीनों में से किसी में से दे दिया, ए बी सी में से, तो ना डीआरआर ना डीआरआई, टेंशन ही खत्म, ठीक है। अगर इन तीनों में से दिया तो डीआरआर नहीं डीआरआई, और अगर अनलिस्टेड कंपनी दे दी तो डीआरआर भी और डीआरआई भी, ठीक है जी। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट होता है डीआरआई का, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। दिमाग से निकालना नहीं है, 15% है इन्वेस्टमेंट की तरह है, 15%। और 15% कब करना है, 30 अप्रैल को। और किसका करना है 15%, जो भी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स उस अकाउंटिंग पीरियड में होंगे आफ्टर 30 अप्रैल टिल 31 मार्च, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ, की क्या इनकी एंट्रीज होती है। तो अगर मैं बात करूं फॉर क्रिएशन ऑफ डीआरआर, 31 मार्च मैंने बोल ही दिया। तो सिंपल सी एंट्री, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको लेना है अपने सरप्लस से। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कंपनी का मन है सरप्लस से ना ले तो फिर डिवेंचर सॉरी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ले ले, नहीं तो अपना वो ले ले, ठीक है, जनरल रिजर्व जिंदाबाद। तो एक एंट्री तो ये हो गई, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग। और इसका आउटस्टैंडिंग का कुछ ऐसा सीन नहीं है कि उस ईयर तक जितना आउटस्टैंडिंग है, नहीं, आउटस्टैंडिंग फुल, जितने भी बचे हैं आउटस्टैंडिंग फुल, ठीक है जी। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर डेट तक देखने कितने आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा फिर आप डीआरआई करोगे 30 अप्रैल को, डीआरआई आपका एसेट हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट, और पैसा जा रहा है तो टू बैंक, पैसा जा रहा है तो टू बैंक, ठीक है। तो ये सिंपल सी एंट्री होती है। ये है आपका 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग टिल 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लियरली लिख देता हूं यहां पर, टिल 31 मार्च ऑफ एनवाई, एनवाई हो गया आपका नेक्स्ट ईयर, एनवाई हो गया आपका नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसके अलावा जस्ट बिफोर या उसी दिन जब आप अपने डिवेंचर रिडीम कर रहे हो, तो पहले अपनी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को आपको बेचना होगा, ठीक है जी। तो ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी, बैंक डेबिट टू डीआरआई, और अगर कोई इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन डीआरआई इफ एनी, इफ एनी, ठीक है जी। तो बैंक डेबिट टू डीआरआई टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई इफ एनी, ठीक है। उसके अलावा अच्छा एक बात याद रखना, किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो आपका डीआरआई है वो 15% से कम नहीं होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आते हैं जो अभी हम करेंगे भी, कि वो इंस्टॉलमेंट्स में जो है रिडीम कर रहा है, तो डीआरआई 15% पड़ा रहेगा। तो कई बार है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कर रहा होता है,
तो वो एक ही बार डीआरआई कर देता है। ये नहीं कि पहले डीआरआई किया फिर लिया फिर किया फिर लिया, नहीं, और बस लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले भेज देता है। ठीक है, ताकि वो पैसा पड़ा रहे, क्योंकि फिर बनाओगे फिर करोगे, वो झंझट वाला गेम है। उसके अलावा आता है फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब आप डिवेंचर रिडीम कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपके -% डिवेंचर्स डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इफ एनी। अगर कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, याद है इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न्स ऑफ रिडेम्पशन में क्रेडिट करते थे, लाइबिलिटी थी, अब पे कर रहे हैं तो डेबिट हो गई। टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। देन उसके बाद डिवेंचर होल्डर टू बैंक, अभी तो ड्यू करा है, पे थोड़ा ना करा है, तो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। उसके बाद फॉर ट्रांसफरिंग डीआरआर, जब आप डीआरआर ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि अब डीआरआर का काम खत्म, डिवेंचर रिडीम हो गए भैया, ठीक है जी। तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व, हम ये कहां पर डाल देंगे, हमारे जनरल रिजर्व। ठीक है, अगेन एंट्रीज नहीं आनी है, ऑप्शंस में आ जाएंगी, बट आपको पता होना चाहिए यार ये सब। तो डीआरआर टू जनरल रिजर्व, ठीक है। अगर सारे रिडीम हो गए तो पूरा चला जाएगा डीआरआर, अगर कुछ ही रिडीम हुए कुछ बचे हैं तो बस वो रिमेनिंग वाले का 10% छोड़कर बाकी सारा डाल दोगे। ठीक है, वो सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके सारी कैटेगरी के क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को तगड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। चलो सारी एंट्रीज करेंगे, वैसे पूछेगा तो मेनली वही, भैया डीआरआर कितना बनेगा, डीआरआई कितना बनेगा, उसकी एंट्री क्या, वो ऑप्शन में दे देगा एक्सेट्रा, बट मैं सारी करवाऊंगा। ठीक है, दो पार्ट्स में जरा हम अपने इसको डिवाइड कर देते हैं, ज़्यादा एंट्रीज हो जाती हैं। एक्स लिमिटेड, कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया कि भैया लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जाम्पशन वाली कंपनी है, नहीं, तो हम मानेंगे कि ना तो वो एग्जाम्पशन वाली कंपनी है, कोई अनलिस्टेड है प्रॉपर, तो डीआरआर भी बनाना है, डीआरआई भी करना है। एक्स लिमिटेड रिडीम्ड इट्स 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 10 ईच एट पार ऑन 31 मार्च 2015, तो 10,000 इंटू 10, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 1,00,000 रुपए के वो डिवेंचर रिडीम कर रहा है 31 मार्च 2015। तो इसका मतलब है 31 मार्च 2014 को एक एंट्री होगी डीआरआर बनाने की, और डीआरआर बनाने की एंट्री हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दे रखा हो तो हम उसको भी मान लेंगे, टेंशन मत लेना कि सर ने तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से एंट्री करवाई थी, क्योंकि मैंने क्या बोला, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डीआरआर। 10% ऑफ 1,00,000 कितना हो गया, 10,000, सिर्फ 10,000 बनाने की जरूरत है। ठीक है जी। उसके बाद आपका 30 अप्रैल 2014, 2014, ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा ना मेरे को बॉदर करता रहेगा। ठीक है, तो 30 अप्रैल 2014, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा डीआरआई, 30 अप्रैल को सिर्फ डीआरआई। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक डेट दे दी तो फिर वो स्पेसिफिक डेट पे ही होगा। अगर स्पेसिफिक डेट दी है तो स्पेसिफिक डेट पे होगा, अगर स्पेसिफिक डेट नहीं दी है तो फिर 30 अप्रैल अपने आप कर देना। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो गई आपकी डीआरआई डेबिट, ठीक है, डीआरआई डेबिट टू बैंक। आप डीआरआई कितना करते हो, 15%, तो 1,00,000 का 15% कितना होता है, 15,000 रुपए, कितना होता है, 15,000 रुपए। फिर उसके बाद आप ड्यू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 31 मार्च 2015, लेकिन ड्यू करने से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट बेचेंगे भी तो। ठीक है, तो ऑपोजिट एंट्री, इंटरेस्ट का उसने हमें कुछ नहीं बोला, अगर वो बोल देता कि हमने इसमें इन्वेस्ट करा है, उस पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर हम यहाँ पर हमारा 11 महीने का इंटरेस्ट लगा देते, क्योंकि 30 अप्रैल 31 मार्च, तो 11 महीने का इंटरेस्ट भी लगा देते। तो बैंक टू डीआरआई, वो हमने इन्वेस्टमेंट जो है उसको बेचकर पैसा ले आए, फिर सेम डेट 31 मार्च 2015, इसमें आप अपने डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू करोगे, 10% डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डीएच लिख लेता हूँ डिवेंचर होल्डर को, 1,00,000, 1,00,000। देन उसके बाद सेम डेट पे डीएच डेबिट टू बैंक, सेम अमाउंट। देन उसके बाद सेम डेट पे हमारा डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व,
क्या होता जा रहा है भाई, क्या हो रहा है राइटिंग को मेरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, क्योंकि डीआरआर का काम खत्म। ठीक है जी, शो खत्म पैसा हजम हो गया जब काम, तो फिर क्यों अब उसको रखें डीआरआर में, वरना वो स्पेसिफिक ही रह जाएगा, फिर यूज नहीं कर पाएंगे वो प्रॉफिट हम कभी। ठीक है, तो ये पूरी इसकी कहानी होती है। अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सेम ही है, बस 1 लाख के कर दिए और 5% प्रीमियम कर दिया, कुछ भी नहीं है। मैं अब देखो, मैं प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ डीआर और डीआरआई की अमाउंट डिस्कस करूंगा, इनमें शुरू शुरू में एंट्रीज कर रहा हूँ बस। ठीक है, क्योंकि सब में एंट्रीज करने का कोई फायदा नहीं है, एंट्रीज तो मोर और लेस सेम ही होंगी, लेकिन हमें डीआरआर और डीआरआई पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसका देखूं तो ये भी आपका 31 मार्च 2014 को, ठीक है, एंट्री हो जाएगी आपकी डीआरआर बनाने की। तो पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डीआरआर, और यहां पर हम 1 लाख इंटू 10 का 10% करेंगे, मतलब 1 लाख रुपए 10 लाख का करेंगे। ये नहीं कि सर प्रीमियम दे रहे हैं तो उसका नहीं, फेस वैल्यू लिखा हुआ है रूल्स में, फेस वैल्यू। फिर उसके बाद हम 30 अप्रैल को 2014 को हम हमारा डीआरआई करेंगे, डीआरआई डेबिट टू बैंक, ये भी 15% नॉमिनल वैल्यू का। देखो 31 मार्च तक इतने रिडीम कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से तो 15% हो गया आपका। कितना हो गया ये आपका, अगर 1 लाख इंटू 10 लाख का 15% होता है 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख हो गया आपका डी आर। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 31 मार्च 2015। ठीक है, फिर आपको पता ही है आगे क्या ड्रिल है पूरा। पहले आप इसको बेचोगे, बैंक डेबिट टू डी आर आई, 1.5 लाख 1.5 लाख। फिर सेम डेट पे आप अपने डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू करोगे 10% डिवेंचर्स डेबिट, लेकिन इस बार प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट। डिवेंचर्स हैं आपके 10 लाख रुपए के, ये हो गया 50,000। टू डिवेंचर होल्डर हो गया आपका 10,50,000। ठीक है, फिर उसके बाद डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक पेमेंट कर दोगे 10,50 एंड 10,50। फिर उसके बाद आपका जनरल रिजर्व में चला जाएगा डीआरआर, बस खत्म। क्या टेंशन, ये तो नहीं था, ये ऐसे ही हुआ बना रखा है। तो ये हो गया आपका 1 लाख सॉरी और 1 लाख। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड हैज 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 2015। अब सिर्फ डीआरआर की बातें करेंगे और डीआरआई की बातें करेंगे, एंट्रीज नहीं करवा रहा अभी आगे क्वेश्चन में कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट लगेंगी। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हैज अ बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन ड्यू डेट, पहले से पड़ा हुआ था। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। सबसे पहले हम निकालते हैं आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। हमारे डिवेंचर जो आउटस्टैंडिंग पड़े हैं उनकी फेस वैल्यू क्या है। तो अगर मैं देखूं 2009% वेंचर और 100 ई ड्यू फॉर रिडेम्पशन है, तो 2000 इंटू 100, ये हो गया आपका 2 लाख रुपए। इतने के डिवेंचर जो है हम रिडीम कर रहे हैं 31 मार्च 2014 को। हम कितना डीआरआर बनाएंगे। अच्छा, डीआरआर कितना बनना चाहिए, डीआरआर बनना चाहिए इसका 10%। ठीक है, ऑफ 2 लाख, ये हो गया 20,000 रुपए। कितना हो गया, 20,000 रुपए। 2000 इंटू 100, ये कितना हो गया, 20,000 रुपए। लेकिन बैलेंस इन डीआरआर ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, 30,000 पड़ा हुआ है। तो नो फर्दर डीआरआर रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है, नो फर्दर डीआरआर रिक्वायर्ड। कई बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये डीआरआर में बैलेंस कैसे चाहिए पड़ा हो सकता है, हम तो जनरल रिजर्व में डाल देते हैं जैसे रिडीम करते हैं। हाँ डाल देते हो, क्या पता उसने ज्यादा डीआरआर बनाया हो, क्योंकि ज्यादा डिवेंचर रिडीम। क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको, डिवेंचर्स पे जो डीआरआर बनेगा रिडेम्पशन पे, वो सब पे बनेगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग लास्ट तक पड़ा हुआ है कंपनी की लाइफ में, जितने के डिवेंचर्स पड़े हैं आउटस्टैंडिंग।
10% उसका बनेगा। तो ये तो डिवेंचर्स पहले के ले रखे होंगे तो इसे पता होगा ना रिडीम तो करना ही है, तो इसने इसका ही बना दिया और इसके बाद और भी होंगे, सॉरी फॉर दैट, इसके बाद और भी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहां पर फर्दर डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि जब आप इसको रिडीम कर लोगे तो इतना इतना वापस जरूर डालोगे जन। ठीक है, और डीआरआई कितना है, डीआरआई का उसने हमें कुछ नहीं बोला हुआ, तो वो तो 15% है ही है, तो 15/100 इंटू 2 लाख, तो ये आ गया आपका पूरा 30,000। कितना आ गया, 30,000। अच्छा, आफ्टर रिडेम्पशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एंट्रीज वही रहेंगी। पहली एंट्री कोई डीआरआर बनाने की जरूरत तो है नहीं, पहली एंट्री यही हो जाएगी 30 अप्रैल को, ये 30 अप्रैल 2014। ठीक है, डीआरआई टू बैंक, फिर 31 मार्च 2015 बैंक टू डीआरआई, फिर वही आपको पता है 9% वेंचर टू डीएच, देन डीएच टू बैंक, और फिर उसके बाद आफ्टर वो एंट्री के बाद डीआरआर भले ही बनाया नहीं है, पहले का पड़ा हुआ इसलिए नहीं बनाया, लेकिन ट्रांसफर तो करोगे ना, तो यहां पर हो जाएगा डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व 20,000, जितने के आपने डिवेंचर्स रिडीम कर दिए सिर्फ उसका 10% जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10,000 अभी भी बैलेंस बच गया, हो सकता है 1 लाख के डिवेंचर्स अभी भी रिडीम करना बाकी है, और हो क्या सकता है यही होगा, यही होगा, क्योंकि रूल है आपको डीआरआर ट्रांसफर करना होता है, तो ये एंट्री जरूर करोगे। ठीक है जी, ये एंट्री आपने जरूर करनी है, ये याद रखिए, आपने जरूर करनी है ये एंट्री, भूल मत जाना किसी भी एंगल से। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आभा लिमिटेड 5,000 10% वेंचर ऑफ 20 each due for redemption on 30th September 2015, DRR has a balance of 5,000 on that date, record the necessary journal entry at the time of redemption of debentures। तो इसमें अगर हम देखें हमारा जो DRR है वो कितना रिक्वायर्ड है, 5,000 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो गया आपके 1 लाख रुपए, तो 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, उसका 10% आपको डीआरआर बनाना होता है, तो ये आ गया आपका 1 लाख इंटू 10, ये हो गया आपका 10,000। ठीक है जी, तो अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये कैसे हो सकता है, डीआरआर तो उसने पहले जब आप कह रहे हो देख के बना ही रखा होगा ना, तो ये कैसे हो सकता है। तो मेरी जान, ये कैसे हो सकता है कि कई बारी कंपनी, ठीक है जी, डीआरआर कम बनाती है, ये ज्यादा यूज हो जाता है, डिवेंचर्स शॉर्ट टर्म के होते हैं, बड़े सारे अदर रीजंस होते हैं, हमको रीजंस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डीआरआर 1 लाख इंटू 10, 5,000 इंटू 20, 1 लाख की डिवेंचर रिडेम्पशन करनी है 30 सितंबर, तो ये आप बनाओगे 31 मार्च 2014, सॉरी 2015 ही, 2015 सॉरी माय बैड, ये अकाउंटिंग ईयर उसमें खत्म हो गया होगा ना, नया स्टार्ट हुआ होगा ना। और डीआरआई अगर उसने, अच्छा 10,000 बनता है, बैलेंस ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, बैलेंस ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, बैलेंस पड़ा हुआ है 5,000, तो फर्दर डीआरआर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 बनाना है, क्योंकि 10,000 माइनस 5 हो गया, और कब बनाना है आपको, आपको बनाना है 31 मार्च 2015 को, कब बनाना है आपको, 31 मार्च 2050। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मात्र 5,000 रुपये। ठीक है, अच्छा हम आगे चलें, तो वही एंट्रीज डीआरआई की वही होगी आपकी, 30 अप्रैल को आपको करना होगा 2015 को, 1 लाख का 15%, 15,000 रुपये। ठीक है, और फिर आफ्टर रिडेम्पशन तो आप वो करोगे ही, पूरा डीआरआर आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। आफ्टर रिडेम्पशन पूरा डीआरआर आपका जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, तो डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है, और पूरा ये नहीं बैलेंस रखेंगे, पूरा 10,000। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल लिमिटेड हैज 50,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है,
तो 50,000, 5 5 25, 1 2 3 4 और 5, 25 लाख रुपए के डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हमारे पास ऑलरेडी 5 लाख पड़ा हुआ है। अब बताओ क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं डीआरआर की, तो 10% 25 लाख का, 25 लाख 50,000 इंटू 50 हुआ आपका 25 लाख इंटू 10%। तो ये आपका कितना आ गया है, ये आ गया आपका 2.5 लाख रुपए। 5 लाख ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 5 लाख। तो इसका मतलब है नो फर्दर डीआरआर। ठीक है, डीआरआई कुछ बिजनेस के बारे में नहीं बता रखा, तो हम डीआरआई करेंगे। तो डीआरआई में आपका हो जाएगा 15%, 25 लाख का। ठीक है, 10% होता है 2.5 लाख। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2.5 का आधा होता है 1.25, 3.75, 375 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 375 डीआरआई हो जाएगा। और फिर उसके बाद अच्छा डेट आपको मैंने बता ही दिया, तो दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर रिडेम्पशन जो है, आफ्टर रिडेम्पशन आप ये एंट्री पास करोगे, डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व। और कितना जाएगा, भले ही 5 लाख पड़ा है, लेकिन आपको इसके लिए तो 2.5 लाख चाहिए था ना, तो 2.5 लाख वापस जनरल रिजर्व में चला जाएगा और बाकी का 2.5 लाख बैलेंस बच जाएगा जो आगे रिडेम्पशन में काम आए। ठीक है, तो ये पूरा इसका सीन होता है। उसके बाद मूविंग ऑन, यहां पर देखो HDFC बैंक हैज एन आउटस्टैंडिंग 10,050 ड्यू फॉर रिडेम्पशन। सिंपल है, नो डीआरआर, नो डीआरआई। बैंकिंग कंपनी है, HDFC बैंक बोल दिया उसने, बैंकिंग कंपनी, ना तो डीआरआर बनाना होता है। ये देखो बैंकिंग कंपनी, कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डीआरआई, बैंकिंग कंपनी, कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डीआरआर, बैंकिंग कंपनी। तो कोई जरूरत नहीं है। ये देखो ट्रिक क्वेश्चन। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में ये लिख देता आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, चलो लॉट्स पे भी आते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिख देता इलस्ट्रेशन में ए लिमिटेड इज रिडीमिंग 5,000 6% debentures of 100 each, of 100 each। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2015 फ्रॉम ए पार्ट आउट ऑफ कैपिटल का सिंपल है नो डीआरआर, बी पार्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जब स्पेसिफिक दे दे, अभी हमने पीछे क्वेश्चन दिया उनमें कुछ नहीं दिया था, तो हम मानते पार्शियल है, 10% बनाएंगे, इसमें 100% बनेगा। मतलब डीआरआर की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी आपकी 5,000 इंटू 100, पूरा 5 लाख रुपए का डीआरआर बनेगा, जितने के डिवेंचर्स रिडीम फेस वैल्यू। आउट ऑफ प्रॉफिट में हमेशा, तो किसी क्वेश्चन में दे दे, मैंने बोला 3 वर्ड्स देखने, और आउट ऑफ कैपिटल नो डीआरआर, डीआरआई होगा आउट ऑफ, अच्छा डीआरआई भी नहीं होगा, क्योंकि जिस कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना डीआरआई भी नहीं करेगी। रूल्स में यही लिखा हुआ ना, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, रूल 18 सब रूल 7 का पार्ट सी में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। ड्रॉ ऑफ लॉट्स में कैसे करते हैं ध्यान से देखना। ग्रैंड होटल्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी हैड 2000, सॉरी फॉर दैट, हैड 2009% डिवेंचर्स ऑफ 1000 ईच, 20 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 March 2019। डिवेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडेम्पशन एज 2020 को 500, 31 दिसंबर 2020 को 900 और 30 जून 2021 को बैलेंस। तो 2000 थे, 900 और 500 1400 कर दिए, तो यहां पर कितने बचे 600 डिवेंचर। ऑन 1 अप्रैल 2019 कंपनी मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, सारी एंट्रीज करूंगा अब इस वाले में। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम ग्रैंड होटल्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी बोल दिया, टेंशन खत्म, नो डीआरआर,
लेकिन डीआरआई फिर भी करना है। अब बच्चों के माइंड में आएगा कि सर अभी तो आपने बोला जिसको डीआरआर करना है वही डीआरआई करेगा। नहीं, कंपनी को जब पहले तो लिस्टेड कंपनी को भी डीआरआर करना था, नो डाउट, लेकिन जब ये गवर्नमेंट 2019 में रूल लेकर आई थी, लिस्टेड कंपनीज को रिलैक्स कर दिया था डीआरआर से, तो वहां पर उनको डीआरआई से रिलैक्स नहीं करा था, तो डीआरआई तो करना ही पड़ेगा। तो डीआरआई करना पड़ेगा। और उसने कब करा? उसने बोला 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019। अब 1 अप्रैल 2019 है आपके सामने, और उसने बोला जी ये मुझे करके बताओ जी उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हमें क्या देखना होता है, 31 मार्च 2020 तक कितने रिडीम कर रहा है। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 ये रहा, कितने कर रहा है। 31 दिसंबर 2020 उसके आगे का हो गया, 30 जून 2021 उसके भी आगे का हो गया। तो हम तो सिर्फ मतलब ये वाले कर रहे हैं 31 मार्च 2020 तक। मैंने क्या बोला, इस डेट पे आप उस 31 मार्च 2020 मतलब 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक आप कितने रिडीम कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू देखते हैं टीआरआई करते हुए। तो इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ 500 इंटू 1000 5 लाख के जो डिवेंचर्स है वो रिडीम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें इन्वेस्टमेंट करने की कितनी जरूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का 15%, 15 5 सॉरी 75,000 रुपए। कितना? 75,000। ठीक है, फिर आपकी डेट आएगी 31 मार्च 2020। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप इसको बेचोगे। नहीं, इसको बेचते नहीं है, एक काम करते हैं इसको बेचते नहीं है। इसका रीज़न क्या है सर, क्यों नहीं बेचेंगे सर? अभी आपने बोला बेचेंगे, फिर कह रहे हो नहीं बेचेंगे। देखो रीज़न मैं बताता हूँ, आगे और रिडीम करने हैं ना, तो अभी बेचोगे फिर 30 अप्रैल 2020 को दोबारा इन्वेस्ट करोगे, तो 1 महीने का इंटरेस्ट का ही नुकसान कर रहे हो, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, और कोई 15% ही तो है, इतना तो कोई पैसा होता नहीं है। तो लॉजिकली देखोगे तो वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता ना भाई, लगा दिया फिर ये कर दिया वो। प्रोसीजरल काम बहुत तगड़ा होता है कंपनी से। तो इसीलिए आप इसको सेल नहीं करोगे, नो नीड टू सेल एज देयर आर सम आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स लेफ्ट आफ्टर दिस ऑल्सो। तो सेल करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम 31 मार्च को 2020 को दो एंट्री करेंगे। एक हो गई आपकी 9% डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 5 लाख, 5 लाख। ठीक है, मेरा 5 बहुत ज़्यादा ही खराब लग रहा है, माल न्यूट्रिशन लग रहा है। हाँ बेटर। और सेम डेट पे डीएच डेबिट, डीएच डेबिट टू बैंक, ये हो गया 5 लाख की पेमेंट हो गई। ठीक है, मूविंग ऑन। अब आते हैं हमारा 1 अप्रैल को। ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल ही कर रहा है वो तो सबकी इन्वेस्टमेंट, तो 1 अप्रैल को ही करेंगे। 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले तो आप देखो नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2021 को वो कितने रिडीम कर रहा है, उस तक कितने रिडीम कर। 31 मार्च 2021 तक देखेंगे तो सिर्फ ये है, क्योंकि जून 30 जून 2021 उसके बाद आती है। 31 मार्च 2020 में सिर्फ ये है 900। तो इसका मतलब हो गया 900 इंटू 100, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए के। तो डीआरआई कितना बनता है? डीआरआई बनता है आपका 9 लाख का 15%, 15/100 इंटू 9 लाख। तो 15 9 का 135, तो 1,35,000 ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है, होनी चाहिए 15% आपको इतनी तो रखनी ही पड़ेगी। अच्छा ध्यान से देखो, 75,000 मेरी ऑलरेडी हो रखी है और वो मैंने बेची नहीं थी, मैंने बेची नहीं थी। तो फर्दर डीआरआई मुझे कितने करने की जरूरत, फर्दर डीआरआई मुझे कितने करने की जरूरत है आपकी 1,35,000 माइनस 75,000।
तो ये आ जाएगा आपका 60,000, मुझे और DRI करने की जरूरत है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका DRI डेबिट टू बैंक, ये 1 अप्रैल को 60,000। अब मेरी 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग होगी टिल 31 मार्च 20। फिर उसके बाद मैं करूँगा अपना 1 अप्रैल 2020 हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 के बाद कब कम कर रहे हैं, सॉरी 31 दिसंबर ना, तो 31 दिसंबर को जस्ट बिफोर रीपेइंग देम, मैं पहले तो बैंक डेबिट टू DRI। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हम अब बेच क्यों रहे हैं, अभी तो आपने बोला जब पहले बाद में बचे हो तो नहीं करते। हाँ तो नो डाउट बचे हैं, लेकिन कम बचे हैं ना, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है, तो हमें तो सिर्फ 15% करना है। तो ये बैंक की अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर दैट यार, पता नहीं इतनी हॉन्किंग क्यों करते हैं। तो 600, तो अब ध्यान से देखना 9 लाख के हिसाब से करिए, 1.35 15% उसका, ठीक है। अब बचेंगे सिर्फ आपके 600, मतलब 6 लाख। तो 6 लाख का 15% देखो कितना है, 6 लाख का 15% ये होता है 15 6 90, 90,000। मतलब मेरे DRI सिर्फ 90,000 तक होनी चाहिए बस, सिर्फ और सिर्फ मेरी 90,000 बची होनी चाहिए। तो इसका मतलब बाकी की बेच दूंगा, 135 पड़ी हुई है, 90,000 की होनी चाहिए, तो इसका मतलब है 45,000 की मैं सेल कर दूंगा। आई विल सेल इट ऑफ बाय 45,000, मैं यहां पर सेल कर दूंगा 45,000, समझे। तो बैंक डेबिट टू DRI, सिंपल गेम है, 45,000, सिंपल, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। सबसे पहले मैंने करी 5 लाख का 75,000, और मैंने बेची नहीं इसको, डिवेंचर रिडीम कर दिया क्योंकि मेरे को और बनानी थी। 1 अप्रैल को मैंने पूरे 1.35 नहीं बनाई, बस 60 और डाली, अपने आप 1.35 बन गई। लेकिन रिडीम करने से पहले मैंने 45 की बेच दी, क्योंकि मेरे को सिर्फ 15% रखना है, ठीक है। तो बैंक डेबिट टू DRI, फिर मैं वही कर दूंगा आपका 9% डिवेंचर, 9% ही है ना, हाँ 9% डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 9 लाख, 9 लाख। फिर उसके बाद डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 9 लाख, 9 लाख, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, जो मैं अगले रिडीम कर रहा हूँ 30 जून, वो कर रहा हूँ 600, मतलब 6 लाख के। और 6 लाख के अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ तो उसका 15%, 15 6 90, 90,000 की DRI करनी है, नहीं करनी है, पहले ही हो रखी है। अब मेरे को सिर्फ बेचनी है वो, क्योंकि खत्म, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, तो खत्म। तो मैं 30 जून को, 30 जून को, आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ रहा है, 2021 को मैं सेल कर दूंगा, सिर्फ सेल, क्योंकि बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा पड़ा हुआ ऑलरेडी यार। 90,000 मेंटेन करना था, 135 पड़ा था, मैंने 45 बेच दिया था, अपने आप 90 बच गया। अब मैं वो बेच दूंगा। सबसे पहले हो जाएगी आपकी एंट्री बैंक डेबिट टू DRI, ठीक है, जो बची थी 90,000 की। फिर उसके बाद 9% डिवेंचर्स डेबिट टू आपका डिवेंचर होल्डर, ये हो गया आपका 6 लाख, 6 लाख। फिर आप उसकी पेमेंट कर दोगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो वो तो इजी है ही है, कर देता हूँ। फिर डिवेंचर होल्डर डेबिट बैंक 6L 6L, ठीक है। तो ये भाई ये तगड़ा क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले पे आ जाओ, हालांकि आया नहीं है पिछली बारी और पिछली से पिछली बारी, लेकिन इस बारी पूछ लें। RC लिमिटेड इशूड 15,000, इशू की एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। ये वो एक्सेट्रा, वो 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स पे कर रहा है, पहले 3 फिर 6 फिर 6। कंपनी कंप्लाइड विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। डिवेंचर्स ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 अप्रैल। अब ये आया भाई तगड़ा, तबाही क्वेश्चन आ गया, ये मजा ही आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात तो DRR पे आ जाओ। DRR हम कब बनाएंगे, 31 मार्च 2015, पहली अगर हम कर रहे हैं 31 मार्च 2014, पहला DRR बनेगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। और कुछ ऐसा लिस्टेड विस्टेड नहीं बोला उसने, खुद भी बोल दिया DRR की कंपाइलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 अप्रैल ऑफ ईच,
31 मार्च 2014 जिस दिन आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है, इसलिए हम 31 मार्च को ही बना रहे हैं। डीआरआर जितने आउटस्टैंडिंग है टोटल बना दो। 6 6 12 13 14 15, 15,000 इंटू 100, 15 लाख का 10%। 15 लाख का 10% हो गया आपका 1.5 लाख रुपए। सीधा आप आ जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू डीआरआर। क्या इसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से देखना, वैसा ही है जैसे पीछे किया था। तो ये हो गया आपका 1.5 लाख रुपए। ठीक है, फिर आ जाओ 1 अप्रैल 2014। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 में क्या होगा, 31 मार्च 2015 है, 3000 डिवेंचर, 31 मार्च 2016। हमने कब तक का देखना होता है, मैं साथ में ना डेट लिख लेता हूँ इजी करने के लिए। तो 31 मार्च 2015 तक मैं कितने रिडीम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 3000 इंटू 100, 3 लाख रुपए। तो मेरे को सिर्फ उसका 15%, 15 3 45,000 बस मेरे को करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा DRI डेबिट टू बैंक, मात्र 45,000, मात्र 45,000, 1 अप्रैल 2014। ठीक है, फिर आ जाएगी आपकी डेट 31 मार्च 2015। बेचूंगा नहीं, अगेन आई एम टेलिंग यू, 31 मार्च 2015 बेचूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे करना है और वो ज़्यादा है, अगर कम होता तो बेच भी देता, ज़्यादा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वही। अच्छा, यहाँ पर ये बड़ी अच्छी कहानी है, अभी देखना आपके सामने इंटरेस्टिंग आएगा काफ़ी। 31 मार्च 2015 वही आपका हो जाएगा 10% डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। आई नो थोड़ा, चलो मैं इसको इतना वो नहीं करता, बहुत क्लमजी सा लग रहा है ये, आगे कर देते। डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। ठीक है, 3 लाख रुपए मैंने पे कर दिए, इन्वेस्टमेंट मैंने बेची नहीं, आपको मैंने पर्पस बता दिया, और ये मैंने पेमेंट कर दी। अच्छा, जैसे ही पेमेंट करूंगा, डीआरआर ट्रांसफर करना है जितने के हो गए। ठीक है, तो 3 लाख पे 10% कितना होता है, 30,000। 30,000 मुझे डीआरआर ट्रांसफर करना होगा, 30,000 मुझे डीआरआर ट्रांसफर करना होगा, ये रूल है। मेरे को 10% ही तो रखना है बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा, चलते हैं फिर हमारा 31 मार्च 2016 वाले के लिए, लेकिन उससे पहले 1 अप्रैल 2015 को डीआरआर तो नहीं बनाना मेरे को, ऑलरेडी बना रखा है अब, लेकिन 1 अप्रैल 2015 को मेरे को इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। वो कितनी करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा 31 मार्च तक 2016 तक मैं कितने रिडीम करता हूँ। तो अगर मैं देखूँ 31 मार्च 2016 तक मैं 6,000, ठीक है, ये हो गए आपके 6,000 इंटू 100, 6 लाख रुपए। 6 लाख का 15%, 15 6 90,000। 90,000 मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें से 45 ऑलरेडी हो रखी है। दैट मीन्स मुझे जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, फर्दर डीआरआई जो है वो सिर्फ 45 ही है। 90,000 टोटल है, माइनस 45, बचा कितना, 45। तो फिर से मैं एंट्री कर दूंगा, डीआरआई डेबिट टू बैंक, 45 45। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 31 मार्च 2016 में आप ड्यू करोगे। बेचने की जरूरत नहीं है अगेन, रीजन क्योंकि सेम, देखो सेम अमाउंट के डिवेंचर्स अगले साल भी रिडीम होने, तो सेम अमाउंट का ही आपको 90,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। 31 मार्च 2016 इसमें आ जाएगी आपकी, सबसे पहले तो ड्यू करेंगे 10% डिवेंचर्स को। तो 10% डिवेंचर्स, कुछ प्रीमियम प्रीमियम तो नहीं बोला था उसने, 5% प्रीमियम, शिट, 5% प्रीमियम, बस अमाउंट ही चेंज करनी है। इस पे 5%, 3 लाख का 5%, 10% हो गया 30,000, आधा हो गया 15,000, 3,15,000। इसमें हो जाएगा आपका, मतलब डीआरआर डीआरआई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो नॉमिनल वैल्यू का देखते हैं। ये 30,000 हो जाएगा 5%, तो बस ये 3,15,000 करना है पेमेंट हमें यहाँ पर। ठीक है,
अच्छा है ना, टाइम से पकड़ लिया। गलती होती है तो फिर बच्चा बताता है ना, तो मेरे को थोड़ा सा और वो होता है, एम्बेरस फील। नहीं, अच्छा लगता है बच्चों के लिए मेरे, लेकिन स्टिल यार मैंने मेरे बच्चों को गलत क्यों बताया। ठीक है। और इधर भी ऐसे ही हम हमारा 10% डिवेंचर्स डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करा ही नहीं। पंद्रह, तीन, टू, डिवेंचर होल्डर 3,15,000। ऐसे इधर 6 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर 30, डिवेंचर होल्डर 6,30,000। देन उसके बाद डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 630, ठीक है। फिर उसके बाद सेम डेट पे ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे? आपका डीआरआर। डीआरआर टोटल बनाया था 1.5, जिसमें से 30 ट्रांसफर कर दिया था। अब 6 लाख का 10%, 60,000 वो ट्रांसफर करेंगे। तो डीआरआर डेबिट, क्योंकि उतने तो रिडीम हो गए ना जनरल रिजर्व, तो आप देखोगे टेक्निकली सिर्फ 60,000 ही बचा है, जो अगले 6 लाख का 10% है। अब उसका क्या होगा? देखो, अब ध्यान से देखो, वो कब रिडीम कर रहे हैं? 31 मार्च 2017। कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90,000 बनता है और 90,000 की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। 45 इधर करा था, 45 इधर करा। तो अब सीधा हम करेंगे हमारी 31 मार्च 2017 की डेट की एंट्री। ठीक है। और इसमें हमारे जो पहले, सबसे पहले आप बेचेंगे। अब हम कि अब कोई फर्दर तो है नहीं, बेचेंगे। बैंक टू डीआरआई पूरा 90,000 का बेच दिया। फिर एंट्री सेम। ठीक है। जो अभी हमने पीछे करा है सेम, पहली एंट्री हो जाएगी 10% वेंचर प्रीमियम, ये फिर ये फिर ये सेम डिट्टो। ठीक है जी। तो आई होप आपको सारी कहानी समझ में आ गई भाई। ये देख लो, ये गेम है। अच्छा है ना, नहीं आया बोर्ड में तो, नहीं तो ये ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता। बट अच्छी और बात है, सीयूईटी में भी इतना नहीं आना, सिर्फ डीआरआर डीआरआई तक ज़्यादा नॉलेज है तो। अगला कंसेप्ट आता है हमारा रिडेम्पशन और डिवेंचर्स बाद परचेजिंग इन ओपन मार्केट। क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपको एंट्रीज बता रहा हूँ। एंट्रीज क्या होती है? जब आप कंपनी जब खरीदती है डिवेंचर्स ओपन मार्केट से अपने, तो ओन डिवेंचर्स करके एक अकाउंट ओपन कर लेती है। ओन डिवेंचर्स डेबिट टू बैंक, ओन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। इस केस में आपको कोई जो है इसमें इसमें भी डीआरआर बनाना होता है, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स या आउट ऑफ आपका कैपिटल है। ठीक है। अदरवाइज आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं। अगर वो वाले डिवेंचर्स टर्म्स ऑफ इशू में लिखे हुए हैं तो डीआरआर बना होगा पहले से। और सिंपल आपकी जो सेकेंड एंट्री है वो हो जाती है आपकी -% डिवेंचर्स कैंसिल करने वाली, बस टू ओन डिवेंचर्स। बस खत्म हो गए। एक एसेट बना था, एक लाइबिलिटी थी, दोनों आपस में कैंसिल, हमने खुद ही खरीदी। ठीक है जी। और लास्ट होता है रिडेम्पशन बाय कन्वर्जन। इसमें डिवेंचर डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और डीआरआई भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हो जाएगा। जो आपके -% डिवेंचर्स होते हैं डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर डेबिट टू, या तो नए टाइप के डिवेंचर्स होंगे। ठीक है। या तो नए टाइप के डिवेंचर्स होंगे, कोई नया परसेंट बढ़ा दिया होगा, या फिर आपका शेयर कैपिटल हो जाएगा, इक्विटी या प्रेफरेंस देखना पड़ेगा। बस ये दो एंट्रीज हैं, तो एंट्रीज पता होनी चाहिए तुमको, बस दैट्स इट, ज़्यादा नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर योर रिडेम्पशन। इससे ज़्यादा रिडेम्पशन का नहीं आएगा, आई गारंटी। ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारे फर्दर वीडियोस में। भैया वन गो में ये वीडियो मैंने बनाई, हालत खराब। चलो कोई नहीं, कोई, आप लोगों के मार्क्स आने चाहिए, मेरे को मेरा रिजल्ट। ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव